कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। हम लोग सोशियोलॉजी का जो हमारा सिलेबस है उसके अंतर्गत हम लोग इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर को देख रहे थे। ये जो टॉपिक है या आपका यूजीसी नेट का सिलेबस हो चाहे आपका यूपी पीजीटी का सिलेबस हो, उसमें भी आपको ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो चलिए हम लोग क्लास को लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज जिनके बारे में हम जानेंगे, जिनकी जीवनी को, जिनकी थ्योरी को हम लोग जानेंगे, उनका नाम है प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे, जिन्हें कि हम लोग प्रोफेसर एस.सी. दुबे के नाम से भी जानते हैं। तो उनकी थ्योरी को जानने के पहले उनके थोड़ी लाइफ स्केच के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को उनके बारे में जानने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे, देखिए यहाँ पे इनका इमेज दिया हुआ है। इनका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1922 को। और इनकी अगर जन्मभूमि के बारे में बात किया जाए तो इनकी जन्मभूमि बुंदेलखंड है, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ती है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1966 में। प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे, जिन्हें कि हम लोग एस.सी. दुबे से भी जानते हैं, वे मूल रूप से राजनीति विज्ञान में दीक्षित थे। पाश्चात्य वैचारिक जो उन परंपरा थे उनसे बहुत ही ज़्यादा वे प्रभावित थे और संरचनात्मक प्रकारवादी समाजशास्त्री एवं तुलनात्मक अध्ययनकर्ताओं में उनका स्थान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में उन्होंने अपना खोज किया था। इसके अंतर्गत उन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाओं को प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनके बारे में। इनकी जो माता थी वे एक राष्ट्रवादी थी, लेकिन बहुत ही कम उम्र में, जब इनकी उम्र 8 साल की थी तभी उनकी माता का निधन हो गया था। और इनके पिता जो थे वो कोर्ट ऑफ के प्रबंधक थे। उन्होंने ही इनकी जो शिक्षा दीक्षा है तथा उनके पिता भी एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे। उनके घर में बहुत सारे किताबों का एक लाइब्रेरी के जैसा था, जिसका कि प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ा। वो छोटे से ही उनका जो घर का माहौल था वो बहुत ही पढ़ाई लिखाई का माहौल था, तो उसी के बीच वो पले बढ़े। इनके शिक्षा के बारे में अगर हम देखते हैं तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बुंदेलखंड में ही कंप्लीट हुई थी। फिर उन्होंने बाद में अपने जो ऑनर्स की पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय वहाँ पे गए और वहाँ से उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की अपनी उपाधि को प्राप्त की। वे फर्स्ट क्लास से स्नातक में पास हुए थे। इसके बाद वे मानव विज्ञान को अपने शोध का विषय चुना। यहाँ पे शोध का विषय चुनने के फलस्वरूप वे छत्तीसगढ़ की जो कमार जनजाति थी उसके उन्होंने वहाँ का उसका अध्ययन किया। कमार जनजाति का उन्होंने अध्ययन किया और कमार जनजाति के अध्ययन करने के बाद ही वे जो स्थानांतरित कृषि का संदर्भ था इसके बारे में वे बताते हैं। चलिए इनके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग देखते हैं। इनके कार्य क्षेत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इन्होंने राष्ट्रीय सामुदायिक संस्थान को अपने प्रयासों से अनुसंधान केंद्र बनाया। सेकेंड, इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के निदेशक के रूप में भी ये कार्य किए। थर्ड, अगर इनके कार्य क्षेत्र को हम लोग देखते हैं तो ये जम्मू जो विश्वविद्यालय था वहाँ पे ये कुलपति के पद पे भी उन्होंने कार्यभार संभाला था। और फोर्थ, अगर देखते हैं तो मध्य प्रदेश की जो उच्च शिक्षा अनुदान आयोग था इसके वे सदस्य बने और वहाँ पे उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर जो पाठ्यक्रम था उसका क्या किया, उन्होंने आधुनिकीकरण करवाया। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। इनके सृजन कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। ऐसे तो उन्होंने बहुत सी सारी महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं, जिसमें कि आपका इंडिया चेंजिंग विलेज, उसके बाद हंस, विशाल भारत, मॉडर्न रिव्यू, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडिज्म, इंडियन सोसाइटी और कमार जनजाति के ऊपर भी उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी द कमार, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इंडियाज़ चेंजिंग विलेज और द कमार जनजाति के ऊपर जो पुस्तक इन्होंने लिखी थी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी दोनों से लेकर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं इनको कौन से पुरस्कार या सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे जी को परंपरा, इतिहास, बोध और संस्कृति के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ ने मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया था। प्रोफेसर एस.सी. दुबे को कौन से पुरस्कार दिया गया था, तो मूर्ति देवी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था।
चलिए इनके बारे में और हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इनकी जो थ्योरी है, इस थ्योरी का नाम क्या है, अंतर्वैश्विक पद्धति। थ्योरी का नाम क्या है, अंतर्वैश्विक पद्धति, जिसे कि इंटरडिसिप्लिनरी मेथड भी बोला जाता है। तो ये जो मेथड है, इसके अध्ययन के लिए वे कहाँ पे गए, प्रोफेसर एस.सी. दुबे जी तेलंगाना का जो समीरपेट गांव था, जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ की उन्होंने सामाजिक जो संरचना है, जीवन शैली है, इसके संदर्भ में वहाँ पे जाकर उन्होंने मानव शास्त्रीय अध्ययन किया। इसमें उन्होंने अपने अंतर्वैश्विक पद्धति का वर्णन किया। तो जब वहाँ पे वे जाकर वहाँ खोज करते हैं, अपने पद्धति को देखते हैं, तो पाते हैं कि जो ग्राम है वो क्या है, एक अपने आप में एक समग्र इकाई है, और जो प्रत्येक गांव है वो क्या है कि 3 भागों में बटा हुआ है। अगर ग्रामों की विशेषताओं के बारे में हम देखें तो हर एक ग्राम जो है उसकी अपनी 3 विशेषताएं हैं। वह 3 विशेषताएं क्या क्या हैं, जाति, हर एक गांव का वर्णन, उसका जो बंटवारा है जाति के आधार पर होता है। हर गांव में बहुत सारी जाति जनजाति के लोग रहते हैं। इसका जो आंतरिक संगठन है, आंतरिक संगठन के मतलब हो गया है कि जो पंचायत की व्यवस्था है, जो ब्लॉक की व्यवस्था है, जो ग्राम के स्तर पे जो कंप्लीट किया जाता है कोई भी फंक्शन को, कोई भी संस्था को, तो वो जो आंतरिक संगठन हो गया वो, और अंतर ग्रामीण संबंध हो गया, मतलब एक गांव का दूसरे गांव के साथ किस प्रकार का संबंध है, ठीक है, किस प्रकार का रिलेशन है। जैसे एक परिवार में तो बहुत सारे सदस्य रहते हैं, वे सब जुड़कर आपस में अपना अपना उनका कार्य करता है और वे सभी एक साथ मिलकर उस कार्य का संपादन करते हैं। तो इसी प्रकार से अंतर्ग्रामीण भी संबंध विद्यमान रहता है। इसमें उन्होंने अपने जो उनका जो थ्योरी था अंतर्वैश्विक पद्धति, इसमें उसका वर्णन इन्होंने किया था। इनके बारे में हम लोग और देखते हैं तो इन्होंने प्रोफेसर एस.सी. दुबे जी जो थे वो लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के तो प्राध्यापक रहे, वहीं उन्होंने उस्मानिया जो विश्वविद्यालय एवं सागर विश्वविद्यालय में क्रमशः समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र के प्रोफेसर के पद पे भी वे कार्य करें। इसके बाद वे डी.एन. मजूमदार के साथ अपने जो ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट नामक जो पत्रिका थी उसका उन्होंने प्रकाशन तथा संपादन किया, और ये अखिल भारतीय समाजशास्त्री परिषद जिसे ISS कहा जाता है के भी अध्यक्ष बनने के साथ ही कई समितियां तथा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के शीर्ष पद पर आसीन रहे हैं, वहाँ पे वे कार्य किए हैं। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो कृति है जिसमें कि उन्होंने सामुदायिक विकास योजनाओं के बारे में बताया है, भारतीय गांवों पर जो प्रभाव पड़ता है, इसमें उन्होंने उनकी जो पुस्तक का नाम है इंडियाज़ चेंजिंग विलेज, इसमें वे बताते हैं। और फिर ये जब एक और जो समाजशास्त्री हैं मैकिम मेरियट, उनके परंपराओं, उनके मैकिम मेरियट का जो परंपरा था जैसे कि लघु एवं बृहद परंपरा बोला जाता है, इसकी उन्होंने बहुत ही कट्टर आलोचना की थी। आलोचना करने के बाद क्या होता है कि जिस प्रकार वो बोले थे कि यह हर एक समाज, हर एक परंपरा लघु और बृहद परंपराओं के आधार पर वर्णन है, लेकिन प्रोफेसर एस.सी. दुबे जी मैकिम मेरियट की जो परंपरा का जो द्विविभाजन सिद्धांत था उसका उन्होंने खंडन किया, और खंडन करने के बाद वे परंपराओं का संगठन का ध्रुवीय व्यवस्था को भारत में बताते हैं, और बताते हैं कि जो भारतीय परंपरा है उसके 6 स्वरूप है। प्रोफेसर एस.सी. दुबे जी ने भारतीय परंपरा के कितने 6 स्वरूपों का वर्णन किया है, तो 6 स्वरूपों का वर्णन किया है। उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला जो उन्होंने स्वरूप बताया था वो था शास्त्रीय पौराणिक परंपरा, सेकंड है क्षेत्रीय परंपरा, थर्ड है स्थानीय परंपरा, फोर्थ है उभरती हुई राष्ट्रीय परंपरा, फिफ्थ है पश्चिमी परंपरा, और सिक्स्थ उन्होंने जिस परंपरा के बारे में बताया था वो था विशिष्ट स्थानीय समूह की उप सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में बताया था। ये किसके विरुद्ध बताया था उन्होंने, तो उन्होंने मैकिम मेरियट के जो द्विविभाजन परंपरा था लघु एवं बृहद परंपरा, इसकी आलोचना करते हुए उन्होंने भारतीय परंपराओं के 6 स्वरूपों के बारे में वे बताते हैं। उनका एक महत्वपूर्ण जो उनका विषय रहा है वो रहा है आधुनिकीकरण, जिसे कि क्या कहा जाता है, मॉडर्नाइजेशन भी बोला जाता है। प्रोफेसर एस.सी. दुबे का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है। उन्होंने आधुनिकीकरण मूलतः क्या बताया कि एक प्रक्रिया है या एक गति है जो कि क्या होता है कि समाज में विद्यमान है और लगातार ही चलती जा रही है। ठीक है,
इसमें उन्होंने बताया कि यह एक ऐसी विशेष प्रकार की अपेक्षित प्रौद्योगिकी परंपरा है और इसके संदर्भ में क्या होता है, फिर उन्होंने आधुनिकीकरण को के फिर उसका विशेषताएं बताई हैं, इसका वर्गीकरण क्या है। तो क्या क्या इसकी विशेषताएं बताई हैं कि बड़ा अनुभूति, मानसिक गतिशीलता, उच्च सहभागिता, स्पष्ट लक्ष्य, हितों का समन्वय, संस्थागत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, अर्जित परिस्थिति, अभिमुख लक्ष्य व साधन का तार्किक चुनाव, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा का बृहत्तर स्तर प्रसार। मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति जो है या गांव जो है या समाज जो है वो किस प्रकार से आधुनिक हो सकता है। परा अनुभूति का मतलब होता है कि दूसरे के अनुभव से हम किस प्रकार से सीखते हैं, दूसरे के अनुभव से हम क्या चीज को ग्रहण करते हैं। फिर मानसिक गतिशीलता का अर्थ हुआ कि हमें अपने मन में ये विश्वास लाना होगा कि जो समाज में जो परंपराएं चल रही हैं उसके हिसाब से हम अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं, उनके रीति को, जो अच्छा चीज़ है हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है उसे हम कैसे अपना सकते हैं ताकि हमारा जो समाज है वो गतिशील हो। इसके लिए क्या होगा, पहले हमको अपने मन को भी गतिशील करना होगा, मानसिक रूप से भी हमें गतिशील होना। जैसे क्या हुआ कि पहले स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की नहीं जाती थी, घर में रहकर ही उनको पढ़ाई कराई जाती थी कि बोला था कि नहीं लड़की बाहर जाके नहीं पढ़ेगी, उसे उच्च शिक्षा नहीं दिया जाएगा। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समाज में ये परिवर्तन आया। ये व्यक्तियों ने सोचा कि अगर स्त्री को हम शिक्षित करेंगे तो वो परिवार में हिस्सेदारी अपना देगी, उनका समाज में स्थान अच्छा होगा। फिर धीरे धीरे समाज में फिर सरकार ने भी उनके आरक्षण के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो क्या हुआ, मानसिक रूप से हमें गतिशील बनना पड़ा। फिर क्या है, उच्च सहभागिता, मतलब हमें अपने समाज में सभी लोगों को मिलकर एक साथ सहयोग करके कोई भी चीज़ को आगे बढ़ाना होगा, चाहे वो समस्या हो, चाहे वो आपका अच्छा कोई काम हो, सभी का सहयोग जरूरी है। बिना किसी से किसी के सहयोग के समाज का उन्नति या किसी गांव का उन्नति नहीं हो सकता है। फिर क्या उन्होंने बताया कि स्पष्ट लक्ष्य, हमें एक स्पष्ट लक्ष्य रखना चाहिए और उसी लक्ष्य पे हमें फोकस करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हमें एक ना एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप एग्जाम में भी देख लीजिए, अगर आपका लक्ष्य रहेगा कि हाँ हमें ये एग्जाम को निकालना है, तो फिर अगर आप उसी लक्ष्य पे फोकस करके रहते हैं तो फिर आपको एग्जाम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हितों का समन्वय, मतलब क्या ऐसा नहीं है कि हम अपने ही हित की तरफ देखें, अपने बारे में ही सोचें। हमें क्या होगा, समग्र रूप को लेकर सभी लोगों को लेकर चलना होगा, सभी के हितों का देखना होगा। संस्थागत जो राजनीति संस्थाएं होती हैं, पंचायत व्यवस्था व ब्लॉक स्तर हुआ, सरकार से जो मदद मिलती है उन सभी को लेके हमें चलना होगा। उसके अंदर जो प्रतिस्पर्धा जो विद्यमान रहती है देखना पड़ेगा। फिर क्या है, अर्जित परिस्थिति, समाज की एक ग्रामीण समाज की क्या है, आधुनिकीकरण की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है। परिस्थिति भी का भी वर्णन क्या है, दो प्रकार से, एक अर्जित परिस्थिति, एक होता है परिस्थिति जिसमें कि क्या होता है कि अर्जित परिस्थिति हमें कैसे कहते हैं, जो कि हम अर्जन करते हैं। अर्जित परिस्थिति किसे कहा जाता है, जिसे कि हम अर्जन करते हैं। चाहे जैसे समाज में कोई व्यक्ति है, वो डॉक्टर बना है, जो इंजीनियर बना, वो क्या पढ़ लिख कर समाज में अपना स्थान ऊंचा किया है। फिर क्या है, लक्ष्य व साधनों का तार्किक चुनाव, हमें तो समाज में ऐसे बहुत सारे लक्ष्य साधन मिलेंगे, लेकिन हमें उन विषयों को चुनना है जो हमारे लिए सही होगा। फिर उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी, समाज में बहुत सारे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, बहुत सारे कल कारखानाएँ हुई हैं, तो उन सभी को हमको सही ढंग से चुनना होगा और देखना होगा कि हमारे लिए कौन सा महत्वपूर्ण हो जाता है। एवं शिक्षा का बृहत स्तर पर प्रसार, साथ ही साथ क्या बोला गया है कि शिक्षा का भी बृहत स्तर पर प्रसार करना पड़ेगा। जब तक शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, व्यक्ति के अंदर ज्ञान का अनुभव नहीं होगा, तब तक इस समाज की अनुभूति नहीं हो सकती है, समाज प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। ये किनका सोचता है, ये प्रोफेसर श्यामचरण दुबे जी का सोचता है, जो कि सच में सही है। हमारे समाज में अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो यही आपका प्रोफेसर श्यामचरण दुबे जी का जितना थ्योरी था, आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आपको अगर कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी आपको डाउट क्लियर करना है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। मेरा ये जो चैनल है पूरी तरीके से आप सभी के लिए
फ्री में है, कोई पेड क्लासेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक सपोर्ट किया जा रहा है कि ताकि आप अपने जीवन पर आगे बढ़ सके। तो इसलिए आप भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट करें। मेरे चैनल पर साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।